नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मैं विवेक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एम रैंकर्स पर। कल हम लोग राष्ट्रपति के बारे में पढ़ रहे थे और हम आर्टिकल 57 और 58 कंप्लीट कर चुके थे। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 59 की। आर्टिकल 59 हमारा क्या कहता है कि राष्ट्रपति राष्ट्रपति पद के लिए राष्ट्रपति पद के लिए सेवा शर्तें। क्या कहता है? राष्ट्रपति पद के लिए सेवा शर्तें। तो राष्ट्रपति के पद के लिए हमारी सेवा शर्तें क्या होती हैं? जैसे सबसे पहली एक बात कि राष्ट्रपति के पद के लिए राष्ट्रपति भारतीय संसद का या विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। भारतीय संसद या भारत की संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखिए मैंने बात की थी कि राष्ट्रपति भारत के संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, किंतु मैंने एक बात बोली थी कि योग्यताओं में मैंने एक बात बोली थी कि भारत का राष्ट्रपति लोकसभा का सदस्य बनने की अर्हता रखता हो, लोकसभा का सदस्य बनने की अर्हता रखता हो, किंतु संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। एंड नंबर दूसरी बात, राष्ट्रपति के पद के लिए सेवा शर्तों के लिए नंबर दूसरी बात कि राष्ट्रपति का पद लाभ का पद नहीं है, लाभ का पद नहीं है या लाभ का पद धारण नहीं करेगा, लाभ का पद नहीं है या लाभ का पद धारण नहीं करेगा। देखिए राष्ट्रपति का पद एक बहुत ही गरिमामय पद होता है अपने आप में, क्योंकि उसको इसलिए नहीं कह सकते कि वह लाभ का पद है या लाभ का पद धारण करता है। और नंबर तीसरी बात कि राष्ट्रपति एक निशुल्क शासकीय निवास में रहता है, निशुल्क या बिना किराए के मकान में रहता है, निशुल्क शासकीय आवास में रहता है। नंबर चौथी बात कि उसके कार्यकाल के दौरान वेतन भत्तों में कटौती नहीं की जाएगी। उसके कार्यकाल के दौरान वेतन भत्तों में कटौती नहीं की जाएगी, देखिए यदि हम राष्ट्रपति के वेतन में वेतन या भत्तों में कटौती की जाएगी तो राष्ट्रपति के उसके गरिमा पे सवाल उठेगा। ठीक है, इसलिए हम राष्ट्रपति के वेतन में जो एक बार फिक्स हो गया है वही होता है। ठीक है, और एक बात और कि राष्ट्रपति का पद लाभ का पद नहीं है, उसको वेतन जरूर मिलता है। वेतन सैलरी उसकी कितनी होती है? 5 लाख। कितनी होती है? 5 लाख। किंतु उसको
यह वेतन के स्वरूप में दिया जाता है, लेकिन लाभ के पद के लिए उसको यह वेतन नहीं दिया जाता है। देखिए इसको नोट कर लीजिए एक सेकंड के लिए, और फिर हम पढ़ते हैं आर्टिकल 60 के बारे में कि राष्ट्रपति शपथ किसके समक्ष लेता है। ठीक है, पढ़िए, नोट कर लीजिए इसको एक सेकंड। ठीक है, आई थिंक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। हम चलते हैं आर्टिकल 60 पर। ठीक है, आर्टिकल 60 की बात करते हैं। किसकी? आर्टिकल 60 की। ठीक है, आर्टिकल 60 में क्या कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण करना। राष्ट्रपति की शपथ, देखिए आप जानते होंगे कि प्रधानमंत्री हो या मंत्रिमंडल, सभी लोग राष्ट्रपति के समक्ष अपनी शपथ ग्रहण करते हैं, किंतु राष्ट्रपति किसके समक्ष अपनी शपथ ग्रहण करता है? तो राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है। राष्ट्रपति किसके समक्ष अपनी शपथ ग्रहण करता है? उच्चतम न्यायालय के समक्ष। उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के समक्ष शपथ ग्रहण करता है। उच्चतम न्यायालय के सर्वोच्च न्यायाधीश के समक्ष। किसके? सर्वोच्च न्यायाधीश के समक्ष। सर्वोच्च न्यायाधीश के समक्ष, जिसे हम लोग बोलते हैं सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, यदि सीजीआई उपस्थित नहीं है जब राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करने वाले हैं, तो उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ, उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश के समक्ष। किसके समक्ष? वरिष्ठ न्यायाधीश के समक्ष। देखिए राष्ट्रपति शपथ ग्रहण किसके समक्ष करते हैं? उच्चतम न्यायालय के समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं, लेकिन उच्चतम न्यायालय में किसके समक्ष? सर्वोच्च न्यायाधीश, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर हम बात करें उच्चतम न्यायालय के सीजीआई उस समय उपस्थित नहीं है जिस टाइम राष्ट्रपति का शपथ समारोह चल रहा हो, तो उस समय उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करेंगे। किसके समक्ष? शपथ ग्रहण करेंगे। ठीक है, अगर शपथ ग्रहण कर लिए, यह तो होगा हमारा आर्टिकल 60। अगर हम आर्टिकल 61 की बात करें, इतना आप लोग पहले नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम बात करते हैं आर्टिकल 61 के बारे में। आर्टिकल 61 हमारा क्या कहता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे चलाया जाता है, या राष्ट्रपति को अपने पद से कैसे हटाया जाता है। ठीक है, नोट डाउन करिए एक सेकंड के लिए। आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा। देखिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग आर्टिकल 61 की। आर्टिकल 61 हमारा क्या कहता है? महाभियोग की प्रक्रिया। क्या होता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया। राष्ट्रपति पर
महाभियोग की प्रक्रिया। यदि हम बात करें कि राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लाया जा सकता है, पहली बात तो राष्ट्रपति अपने आप में गरिमा में पद है, जिसको हटाना हम लोगों के किसी के वश में बात नहीं है। किंतु अगर राष्ट्रपति हमारे संविधान का उल्लंघन करते हैं, देखिए संविधान से बढ़ के राष्ट्रपति भी नहीं है, ठीक है। अगर राष्ट्रपति भी संविधान का उल्लंघन करते हैं तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया आरंभ की जा सकती है। और इसकी प्रक्रिया कौन आरंभ कर सकता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन के द्वारा, संसद के किसी भी सदन, संसद के किसी भी सदन, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, संसद के किसी भी सदन, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, किसी भी सदन के द्वारा लाया जा सकता है। देखिए यह संसद की प्रक्रिया है, किसकी है? संसद की प्रक्रिया है कि संसद का कोई भी सदन राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया आरंभ कर सकता है, संसद का, ठीक है। अब हमने बात की कि महाभियोग प्रक्रिया कोई भी सदन ला सकता है, लेकिन क्यों, किस बात पर? तो संविधान के उल्लंघन पर। किस पर लाएगा? संविधान के उल्लंघन पर। संविधान के, उस पर आरोप कौन सा लगेगा? संविधान के उल्लंघन का आरोप, संविधान के उल्लंघन का आरोप। यदि राष्ट्रपति संविधान के उल्लंघन का उल्लंघन करते हैं तो उन पर महाभियोग की प्रक्रिया आरंभ की जा सकती है। यदि संसद के किसी भी सदन, राज्यसभा या लोकसभा द्वारा लाया जा सकता है, क्यों? संविधान के उल्लंघन का आरोप। और सबसे पहली बात, यदि कोई भी सदन संविधान के उल्लंघन का आरोप लगाता है राष्ट्रपति पर, तो यह संकल्प के रूप में होना चाहिए। किस रूप में होना चाहिए? संकल्प के रूप में होना चाहिए, संकल्प के रूप में होना चाहिए। देखिए हम किसी पर भी तो ऐसे महाभियोग जारी नहीं कर सकते ना, और अगर आपने किसी पर उंगली उठाई है तो आप उसको बैक भी नहीं कर सकते, क्योंकि राष्ट्रपति अपने आप में एक गरिमामय पद है। अगर आपने उस पर उंगली उठाई है तो वजह भी होनी चाहिए, और अगर आपने संकल्प लाए हैं तो उस पर आप बैकएंड वापस भी नहीं जा सकते हैं। यह संकल्प के रूप में होना चाहिए, यह नहीं कि आपने उल्लंघन का आरोप लगाया और फिर आप उससे पीछे हट रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, संकल्प के रूप में होना चाहिए। और दूसरी बात हमारी कि राष्ट्रपति को इसकी 14 दिन पूर्व नोटिस देनी चाहिए, राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व नोटिस देना चाहिए। और जिस सदन से महाभियोग का संकल्प लाया गया है उस सदन के 1/4 लोगों के हस्ताक्षर होने चाहिए। नंबर तीसरी बात, प्रमुख बात, कि सदन के, कोई भी सदन हो सकता है, राज्यसभा या लोकसभा, सदन के 1/4 सदस्य का हस्ताक्षर होना चाहिए, हस्ताक्षर होना चाहिए प्रस्ताव पर।
सदन के 1/4 सदस्य का हस्ताक्षर होना चाहिए। अगर यह तीनों शर्तें हैं तभी यह सदन में इस चर्चा और मतदान के पात्र है, लायक है। समझ रहे हैं ना आप? हम इसको नेक्स्ट पेज में लिखते हैं कि जिस सदन से संकल्प लाया गया, उसी सदन में चर्चा मतदान होगा। चर्चा और मतदान होगा। चर्चा होने के बाद जब मतदान होगा तो मतदान एक विशेष बहुमत होना चाहिए। यदि विशेष बहुमत हमारा क्या है कि 2/3 विशेष बहुमत, कि जिस सदन से यह संकल्प लाया गया उसी सदन के में चर्चा मतदान में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए। प्रस्ताव पारित होना चाहिए। यदि उस सदन में प्रस्ताव में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को पारित कर दिया जाता है तो प्रस्ताव को दूसरे सदन की ओर भेज दिया जाता है। यदि राज्यसभा से लाया गया तो लोकसभा में भेज दिया जाएगा। यदि लोकसभा में लाया गया तो राज्यसभा में भेज दिया जाएगा। ठीक है, मान लीजिए राज्यसभा से चालू हुआ था, अब कहां आ जाएगा? लोकसभा में। किधर आ जाएगा? लोकसभा में। लोकसभा क्या करेगी हमारी? लोकसभा इस पर एक जांच कमेटी बनाएगी या एक समिति का गठन करेगी। क्या करेगी? एक समिति का गठन करेगी। समिति का गठन करेगी और इस समिति के समक्ष राष्ट्रपति को अपनी बात रखने का अधिकार दिया जाएगा। राष्ट्रपति को समिति के समक्ष अपनी बात कहने का अवसर दिया जाएगा। अवसर दिया जाएगा। यदि राष्ट्रपति दोषी ठहराए हुए माने जाते हैं, इतना नोट डाउन कीजिए। इसी के आगे हम देखते हैं, राष्ट्रपति समिति के समक्ष अपनी बात कहने का अवसर दिया जाएगा। फिर क्या बोलेंगे कि यदि राष्ट्रपति दोषी नहीं है, देखिए दो बातें वहां से निकल रही हैं उसी बात से कि राष्ट्रपति दोषी नहीं है तो प्रक्रिया वहीं समाप्त हो जाएगी। समाप्त हो जाएगी। और यदि दोषी पाए जाते हैं तो दूसरे सदन या लोकसभा हो सकती है या राज्यसभा, कोई भी हो सकता है, दूसरे सदन में देखिए यदि दोषी नहीं है, जब उन्होंने अपनी बात समिति के समक्ष रखी और वह दोषी नहीं माने गए या दोषी नहीं पाए गए
तो प्रक्रिया या प्रस्ताव वहीं से खंडित या समाप्त हो जाएगा। और अगर दोषी पाए जाते हैं, यहां दोषी अगर पाए गए हैं तो यहीं से नहीं हटा दिए जाएंगे उनको, नहीं, जिस सदन में, दूसरे सदन में प्रस्ताव लाया गया था उसी सदन में विशेष बहुमत, दूसरे सदन में विशेष बहुमत, विशेष बहुमत 2/3 मत से प्रस्ताव यदि पारित हो गया, यदि पारित हो गया, उसी क्षण राष्ट्रपति अपने पद से हटे हुए माने जाएंगे। उसी क्षण राष्ट्रपति अपने पद से हटे हुए माने जाएंगे। ठीक है, ये हमारी प्रक्रिया महाभियोग प्रक्रिया होगी। एक बार आप पीछे पहले नोट डाउन कर लीजिए ये। ये अब एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे उसको नोट डाउन कर लेना। कितने मिनट हो गए? एक पेज ये और है, इसको भी लिख लीजिएगा। या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लें, ये तो यूट्यूब चैनल है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए, आर्टिकल 61 की बात हो गई, 61 की बात हो गई। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 62 या राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति। क्या बोलते हैं इसमें? राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति हो जाना। राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति। देखिए, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है, यदि राष्ट्रपति अचानक से बीमार हो गए या राष्ट्रपति का हो या ना हो देहांत हो जाए अचानक से, तो क्या होना चाहिए? तो देखिए, राष्ट्रपति का जैसे पद भी, चुनाव जब होता है तो उनका पद से दूसरे लोग आते हैं। तो राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्त का तात्पर्य यह है कि पहली बात तो राष्ट्रपति के पद से हटने से पहले राष्ट्रपति का निर्वाचन करा लिया जाता है या राष्ट्रपति को चुन लिया जाता है। ठीक है, और नंबर दूसरी बात कि राष्ट्रपति के पद में अगर आकस्मिक रिक्ति होती है तो राष्ट्रपति के पद के निर्वाचन के लिए 6 माह के भीतर राष्ट्रपति का चुनाव करा लिया जाता है। कितने? राष्ट्रपति का चुनाव या निर्वाचन 6 माह के अंतर्गत करा लिया जाता है। देखिए, राष्ट्रपति का पद
ज्यादातर खाली नहीं रखा जा सकता, क्योंकि ये गणतंत्र के हिसाब से बहुत ही बड़ा या फिर बहुत ही महत्वपूर्ण पद होता है। ठीक है, राष्ट्रपति में एक आर्टिकल और देख लेते हैं, इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट डे राष्ट्रपति की शक्तियां क्या है। ठीक है, हम अगर नेक्स्ट की बात करें तो आर्टिकल 65 भी राष्ट्रपति से रिलेटेड है। आर्टिकल 65 इसमें आर्टिकल 65 में कहा गया है कि आकस्मिक दशाएं, आकस्मिक दशाएं, आकस्मिक दशाएं मतलब जैसे पद रिक्त हो गया तो पद का भार कौन संभालता है? तो राष्ट्रपति का पद अगर आकस्मिक रिक्त हो जाता है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पदभार संभालते हैं। कौन संभालता है? उपराष्ट्रपति। यदि उस समय उपराष्ट्रपति भी उपस्थित नहीं है तो फिर राष्ट्रपति का पद तो खाली रह जाएगा। एक अधिनियम लाया गया, राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम। एक अधिनियम लाया गया, राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969। यह अधिनियम लाया गया, यदि राष्ट्रपति उपस्थित नहीं है तो उपराष्ट्रपति संभालते हैं, उपराष्ट्रपति भी उपस्थित नहीं है तो राष्ट्रपति का पदभार मुख्य न्यायाधीश CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संभालते हैं। कौन संभालता है? उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। देखिए, अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ कि राष्ट्रपति भी नहीं, उपराष्ट्रपति भी नहीं, लेकिन एक बार ऐसा हुआ है जब उपराष्ट्रपति भी नहीं थे, तब राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम लाया गया, जिसमें M हिदायत उल्लाह, कौन? एक न्यायमूर्ति थे, मुख्य न्यायमूर्ति, जिन्होंने राष्ट्रपति का पदभार संभाला था। क्या नाम था उनका? M हिदायत उल्लाह। M हिदायत उल्लाह, जिन्होंने राष्ट्रपति का पदभार संभाला था। अगर उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है, फिर कौन संभालता है? उच्चतम न्यायालय का एक वरिष्ठ न्यायाधीश। कौन संभालता है? उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश। उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और यहीं से क्लास आज हम वाइंड करते हैं। कल हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति की शक्तियां। एक दो दिन राष्ट्रपति की शक्तियां भी चलेंगी, इसके बाद राष्ट्रपति के उपरांत उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।